हेलो बच्चों। क्या हालचाल है आप लोगों के। तो हम लोग बच्चों अपना चैप्टर कर रहे थे अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू का, जो आपका एक न्यू चैप्टर है आपके कंपनी अकाउंट्स में। अभी तक के लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो हमने दो लेक्चर्स में बोनस इशू पूरा निपटा दिया था, है ना। और मैंने आपको ये बताया था कि जो मेजोरिटी मेजोरिटी पोर्शन है इस पूरे चैप्टर में वो बोनस इशू को ही लेकर होता है, राइट। तो इसमें मैंने आपको पूरा एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से करा दिया था। जो भी इंपॉर्टेंट कंपनीज एक्ट के प्रोविजन थे वो आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। और जो क्वेश्चंस की वैरायटीज थी अलग अलग, चाहे वो छोटे क्वेश्चन हो चाहे वो बड़े क्वेश्चन है, वो सब मैंने आपको करा दिए थे। इंक्लूडिंग मैंने आपको बैलेंस शीट के जो एक्सट्रैक्ट बनाने होते हैं हमें कभी कभी, वो भी करना सिखा दिया था लास्ट लेक्चर में। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। मैंने इलस्ट्रेशन 4 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 आपको बोला था कि ये आपको होमवर्क में करना है। तो मैं ये मान के चलूंगा कि ये क्वेश्चंस आपने ईमानदारी से कर दिए होंगे, क्योंकि अब मैं यहाँ बैठे बैठे आप लोगों के रजिस्टर्स तो चेक कर नहीं सकता। तो आई वुड कीप अ पॉजिटिव माइंड एंड आई वुड बिलीव कि आपने ये क्वेश्चंस दोनों भी अपनी तरफ से कर लिए होंगे। आज हमें बस इसका लास्ट पोर्शन निपटाना है बच्चों। तो आप चाहे तो अगर आप मेरे साथ साथ लिखते हैं, जो कि आपको वैसे मेरे हिसाब से लिखना चाहिए, तो आप अपने पास एक हेडिंग डाल सकते हैं जो लास्ट पोर्शन है इस चैप्टर का, राइट्स इशू, विच इज वेरी वेरी सिंपल। छोटा सा है, एक लेक्चर से ज्यादा इसमें लगेगा नहीं, मतलब एक लेक्चर भी ज्यादा ही है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं आपको कॉन्सेप्चुअली राइट इशू भी करा दूंगा, और फिर एक जो लास्ट आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बच रहा है वो भी मैं आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, तो वेरी वेरी इजी फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी है भाई ये पार्ट, राइट इशू वाला। इससे बहुत छोटे छोटे दो वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं कि राइट इशू का मतलब क्या होता है। तो इसमें पहला एरो डाल के लिखेंगे इशू ऑफ राइट्स, इशू ऑफ राइट्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स that entitles that entitles them to buy additional shares directly from company in proportion to their existing holding within a fixed period of time. Next arrow, the price at which shares are offered under right issue is generally at a discount to current market price. करंट मार्केट प्राइस को हम शॉर्ट में सीएमपी भी बोलते हैं बच्चों, ये आप कई बार प्रैक्टिकली भी देखेंगे। सीएमपी एक टर्म होता है जो एक शॉर्ट फॉर्म होता है बेसिकली फॉर करंट मार्केट प्राइस, जो काफी चलता है, राइट। फुल स्टॉप। कंटिन्यूएशन में सच प्राइस इज नॉर्मली लेस देन कम राइट वैल्यू। ठीक है, कम राइट वैल्यू भी लिख सकते हो, कम राइट प्राइस भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी बताऊंगा सबका मतलब क्या होता है। पहले मैं इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें पहले लिख रहा हूं बच्चों, नोट्स भी तो रेडी होने चाहिए ना। कल को नोट्स
जो आप ये बनाओगे इनको ही यूज करके सब रिवीजन करोगे। एग्जाम से एक दिन पहले आपके पास क्वेश्चंस करने का टाइम तो होगा नहीं, तो आपको सारे कॉन्सेप्चुअल नोट्स सारे एक जगह मिल जाएंगे, तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, राइट। तो इसलिए थोड़ी सी चीजें लिखनी जरूरी होती है। एज पर सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, जानकारी के लिए लिख दिया मैंने सेक्शन। आप चाहो तो याद रख सकते हो, आप चाहो तो याद नहीं भी रख सकते। ये सेक्शन इतना डीप में याद रखना अकाउंट्स में एटलीस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। ये लॉ जब पढ़ोगे तब आपके लॉ के टीचर्स बताया करेंगे कि भाई कौन से सेक्शन याद आपको होने चाहिए, बट अकाउंट्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। कुछ कुछ एक हाथ दो सेक्शन याद हो जाए तो काफी होता है। अच्छा, तो एज पर सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए ऑफ कंपनीज एट 2013, अ कंपनी desirous of raising capital by issue of further shares shall first offer to existing shareholders. ऑफर द शेयर्स करके लिखना, ठीक है, थोड़ी सी इंग्लिश गड़बड़ हो गई। शैल फर्स्ट ऑफर द शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। दिस इज, मतलब मैंने देखो पूरा लॉ नहीं लिखा है बच्चों, ठीक है। अगर ये सेक्शन जो मैंने कोट करा है, अगर आप इसको एक्चुअली में बेयर में पढ़ेंगे तो बहुत लंबी सी लैंग्वेज लिखी हुई है। मैंने से क्रक्स में लिख दिया कि भाई ये सेक्शन क्या बोलता है, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। बिकॉज मैं पूरी बड़ी अंग्रेजी लिख दूंगा तो आपको भी लगेगा कि अरे अकाउंट्स में ये क्या अजीब अजीब सी हम इंग्लिश लॉ की लिख रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिक मैंने बस मेन क्रक्स वाली बात यहाँ पे लिख दी है। एनीवे, दिस इज टू प्रोटेक्ट देम, दिस इज टू प्रोटेक्ट देम against dilution of control due to issue of new shares। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले मैं यहां तक ही चर्चा कर लेता हूं, फिर आगे की कुछ और छोटी मोटी बातें लिखूंगा, ठीक है, और फिर मैं प्रैक्टिकल पोर्शन पे आ जाऊंगा। प्रैक्टिकल पोर्शन में ट्रस्ट में इतना टाइम नहीं लगेगा, हालांकि प्रैक्टिकल पोर्शन को भी थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको बिल्कुल ऐसा ना लगे कि आपने कुछ रट लिया। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है इसमें, एक जो कॉन्सेप्चुअल आपको मेन काम करना होता है वो छोटा सा काम होता है, ठीक है। करने को वो 5 मिनट में भी कवर किया जा सकता है बच्चों। ये 2 फॉर्मूले, गिन के 2 फॉर्मूले हैं छोटे छोटे से, वो 2 फॉर्मूले के ऊपर 4-5 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन बनता है आपका, वो यही मेन है, ठीक है। और इसके अलावा एक सिंपल सी जर्नल एंट्री है राइट इशू की, जो इतनी सिंपल है कि आपको पढ़ के ही हंसी आ जाएगी कि सर ये क्या इजी सी जर्नल एंट्री है। तो मैं चाहूं तो राइट इशू वाला पार्ट 10 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट्स में भी करा सकता हूं, लेकिन उससे आपको ना एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। कल को आप ऐसा सीए बनोगे, भाई आप एक प्रोफेशनल स्टडी कर रहे हो, तो आपको एक थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीजों की, आपको चीजें लिंक करने आनी चाहिए, तभी तो बात बनेगी, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा बच्चों टाइम लूंगा समझाने में आपकी, ताकि थोड़ा सा नॉलेज बढ़े। अब देखो होता क्या है बच्चों, कुछ भी अब लिखने की जरूरत नहीं। कोई भी कंपनी जब होती है, मैंने बोला कोई फॉर एग्जांपल कंपनी है एक्स लिमिटेड, मैं ज्यादा लीगल पार्ट पे फोकस नहीं करूंगा बच्चों, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पे और लॉजिक पे और बहुत कॉमन सेंस वाली बात पे फोकस करूंगा। अब होता क्या है भाई, कोई कंपनी एक्स लिमिटेड, इसके शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, ये शेयर होल्डर्स हैं, इनके पास कुल मिला के मानो 10 लाख शेयर्स हैं, 10 लाख शेयर्स हैं, ठीक है। मैंने मान लिया कि भाई ये 3 शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास मिला के 10 लाख शेयर्स हैं, तो मतलब ये तीनों मिला के 100% शेयर होल्डर्स हो गए पूरी कंपनी के। अब कभी जब कंपनी क्या करती है, कंपनी कभी कभी कैपिटल रेस करने के लिए, आपको अच्छे से पता है, वो शेयर्स इशू कर देती है बाहर, नए शेयर्स इशू करती है। आप उसी इशू ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्री सीखते हो बिल्कुल अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में,
तो जब कंपनी शेयर्स इशू करती है ना, कंपनी ने बोला भाई हमें और कैपिटल की जरूरत है, हम और शेयर्स इशू करेंगे बाहर पब्लिक को, तो मानो कंपनी ने 1 लाख शेयर्स और इशू कर दिए क्योंकि उन्हें कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी, ये तीन शेयर होल्डर्स है, इनको मैं बोल देता हूं, ये एक अमर है, एक अकबर है, ये एंथनी है। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, तीनों के पास मिला के 100% शेयर है। ऐसी जबरदस्ती कहानी बना रहा हूं। अब जब कंपनी 1 लाख शेयर इशू करेगी, इसका इफेक्ट समझना क्या होगा। इशू करने से पहले अमर, अकबर, एंथनी तीनों के पास मिला के कितने परसेंट शेयर होल्डिंग है, 100% शेयर होल्डिंग है, राइट। अब जब कंपनी नए शेयर्स इशू कर देगी, मैं थोड़ा सा और आपको अगर थोड़ा सा और बेटर वे में समझाने के लिए थोड़ा सा ये नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा देता हूं ताकि आपको और पिक्चर क्लियरली दिखेगी कि भाई लॉ क्यों बना, राइट इशू की बात क्यों करी जाती है। मैं थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल होगा लेकिन थोड़ा सा मैं इसकी फिगर बढ़ा रहा हूं। मैं बोलता हूं कंपनी ने बोला कि हम 15 लाख शेयर्स और इशू करेंगे, चलो ऐसा बनाते हैं। कंपनी ने बोला हम 15 लाख शेयर्स और इशू करेंगे, ठीक है। तो इशू करने से पहले अमर, अकबर, एंथनी के पास मिला के कितनी शेयर होल्डिंग थी, 100% की। अब जब ये इशू हो जाएगा बाहर पब्लिक को, तो इशू करने के बाद देखो क्या इसका इफेक्ट होगा। आफ्टर इशू मैं लिखता हूं, आफ्टर इशू इसका इफेक्ट समझना क्या होगा। अभी तक कंपनी में 10 लाख शेयर्स थे, अब 15 लाख शेयर जब और इशू हो जाएंगे तो टोटल कितने शेयर्स हो जाएंगे कंपनी के अंदर इशूड शेयर्स, 25 लाख हो जाएंगे। अब इसकी वजह से इफेक्ट समझो क्या हुआ। अमर, अकबर, एंथनी ये तीन जो पुराने बेचारे शेयर होल्डर खड़े हैं, ये रोएंगे, इनके साथ बहुत कुछ एक गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा, इशू करने से पहले कंपनी के 10 लाख शेयर्स थे और उनकी 100% इसमें ओनरशिप थी, ये 100% मालिक थे तीनों मिला के। तो इनके ऊपर, इनके पास एक प्रकार से कंपनी का कंट्रोल था, इनके पास कंपनी का कंट्रोल था, राइट। आपको पता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होता है और उनके पास एक कंट्रोल होता है। अब ये शेयर इशू होने के बाद इनकी अमर, अकबर, एंथनी ए इनकी अब न्यू शेयर होल्डिंग देखो कितनी हो जाएगी। इनके पास तो अभी भी 10 लाख शेयर्स ही हैं, क्योंकि भाई नए शेयर्स किसको इशू है, नए शेयर्स तो नए लोगों को इशू है। मैंने बोला फॉर एग्जांपल कुछ पब्लिक को इशू है, तो इनके पास तो आफ्टर इशू भी 10 लाख शेयर्स हैं। लेकिन अब इनकी शेयर होल्डिंग कितनी हो जाएगी, अब ये 10 लाख शेयर्स जो इनके पास है वो है टोटल आउट ऑफ 25 लाख शेयर्स। तो अगर आप इसके एक बार परसेंटेज फॉर्म में देखोगे तो मैं फटाफट से इसका परसेंटेज निकालता हूं, देखो क्या आ जाएगा, 40%, ये आ रहा है 40%। तो भाई इशू करने से पहले देखो इनके पास 100% ओनरशिप थी, कंपनी का कंट्रोल था, एक पकड़ थी कंपनी के ऊपर। लेकिन इशू करने की वजह से क्या हुआ, इनका 100% का कंट्रोल कम होके सीधा 40% हो गया। और अगर आपको थोड़ी सी बेसिक समझ आती हो बच्चों, किसी के पास भी अगर लेस देन 51% ओनरशिप है, कह सकते हो कंट्रोल है, उसके पास कंपनी का कंट्रोल लूज हो जाता है। भाई उनका डिसीजन टिकेगा नहीं, क्योंकि कंपनी में जो डे टू डे डिसीजन होते हैं वो रेजोल्यूशन पास करके होते हैं, जिसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग मोटी मोटी लगती है। मतलब किसी के पास भी अगर मोर देन 50% शेयर है तो उनका डिसीजन हमेशा चल जाएगा। भाई मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी के 51% शेयर्स हो जाते हैं नहीं, बट मान लेते हो जाते, तो मेरे पास रिलायंस के ऊपर एक कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास 51% ओनरशिप है, मोर देन मेजॉरिटी ओनरशिप है। मैं जो भी चीज रेजोल्यूशन में डालूंगा, जो भी वोट डालूंगा वही चलेगा, मेजॉरिटी वोट चलेगा। तो मोमेंट किसी का कंट्रोल 51% से कम हो जाता है तो उसके ऊपर उसकी जो पकड़ है कंपनी के ऊपर वो भी कम हो जाती है। बात समझ में आ रही है। तो अभी तक ये 100% मालिक थे, इनके डिसीजन टिकते थे, इनके पास पकड़ थी कंपनी की। बट क्योंकि अब ये लेस देन 51% हो गई तो अब इनकी पकड़ चली गई कंपनी से, ठीक है। तो ये जो कंट्रोल चला गया, ये जो कंट्रोल चला गया बिकॉज ऑफ इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स, इसको बच्चों हम बोलते हैं डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। तो कंपनी लॉ ने बोला देखो भाई, जब अगर कंपनी, कोई भी कंपनी चाह रही है कि हम नए इशू करना चाहे, हम नया इशू करना चाहते हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनका जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट हो जाएगा। इनका कंट्रोल क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। वो मैंने आपको यहां पे थोड़ी सी अनरियल फिगर्स लेके एक तरह से मैंने किया, इम्प्रैक्टिकल फिगर्स लेके किया, बट वो आपको बिल्कुल एक्सट्रीम वे में समझाने के लिए मैंने थोड़ी ऐसी फिगर्स ली। बट हाँ, थ्योरेटिकली कॉन्सेप्चुअली आपको समझ आ गया, प्रूव हो गया कि भाई देखो बिकॉज ऑफ न्यू इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट हो जाता है। बात समझ में आ गई। इसलिए कंपनी ने, लॉ ने बोला
कि देखो कंपनी, जब भी आप नए इशू करना चाहो, पहले आपको बाहर इशू करने से पहले जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, पहले आपको उनको शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। तो जो ये पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करा जाता है, जब भी कंपनी बाहर इशू करना चाहती है उससे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करा जाता है, इसी को भैया बोल दिया जाता है राइट इशू। तो ये अधिकार है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ने राइट कमाया कि भाई जब भी कंपनी नए शेयर्स इशू कर रही है, उनका पहला अधिकार हो गया कि वो उन शेयर्स को पहले खरीद ले। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आगे की कहानी सोचो, यहां तक तो बात ओके हो गई। अब कंपनी क्या कहती है? कंपनी कहती है यार देखो, ये पुराने शेयर होल्डर्स हमारे पुराने साथी है, मतलब ये हमारे पुराने घर वाले हैं, हम इनको राइट इशू में कुछ बेनिफिट भी देना चाहते हैं ताकि अमर अकबर एंथनी एक्चुअली में अट्रैक्ट हो और एक्चुअली में खरीदे राइट इशू को। तो वो एक प्रकार से उनको रिवॉर्ड कह सकते हो, रिवॉर्ड देना चाहते हैं। कंपनी चाहती है कि भाई हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जब राइट इशू कर रहे हैं तो हम उनको एक रिवॉर्ड दे। वो रिवॉर्ड वो कैसे देते हैं? वो जब वो ऑफर करते हैं शेयर्स बच्चों, उसको वो लेस देन मार्केट प्राइस पे करते हैं। मतलब अगर शेयर होल्डर्स मार्केट से एक्स लिमिटेड के शेयर्स खरीदना चाहे, जब कंपनी मार्केट में इशू करेगी शेयर्स को, तब वो जब खरीदना चाहें तो उनको महंगे दाम में खरीदने पड़ेंगे, लेकिन जब राइट इशू में खरीदेंगे तो उनको सस्ते दामों में मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो मार्केट प्राइस बच्चों मैं बोल रहा हूं यहां पे, जो राइट इशू के टाइम जो मार्केट प्राइस होती है, इसको हम कम राइट प्राइस बोलते हैं। ये होती है कम राइट मार्केट प्राइस, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं बताता हूं क्या होता है। जब भी कोई कंपनी बोनस इशू करती है या राइट इशू करती है, अभी हम राइट इशू की बात कर रहे हैं, तो जब भी कोई कंपनी राइट इशू करती है तो उसकी एक रेपुटेशन, एक इमेज अच्छी होने लग जाती है। उसकी वजह से मार्केट में उनके जो शेयर्स के दाम होते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो जब भी राइट का इफेक्ट कंपनी के मार्केट प्राइस पे आ जाता है, कंपनी के शेयर्स का मार्केट प्राइस पे आ जाता है, तो वो जब प्राइस निकल के आती है जिसमें राइट का इफेक्ट एक प्रकार से आ रहा है, उसको बोला जाता है कम राइट मार्केट प्राइस। कम राइट का मतलब ही है कि ऐसा मार्केट प्राइस जिसमें राइट का इफेक्ट इंक्लूडेड है। और जब ये राइट इशू खत्म हो जाता है बच्चों, जब ये राइट इशू खत्म हो जाता है, आफ्टर राइट इशू कंपनी के जो शेयर्स के दाम होते हैं वो वापस गिरने लग जाते हैं, तो उनके मार्केट प्राइस वापस से गिरने लग जाती है। तो आफ्टर राइट इशू जो मार्केट प्राइस आ जाती है उसको हम बोलते हैं एक्स राइट, एक्स राइट मार्केट प्राइस। ये टर्म्स थोड़ी सी समझनी जरूरी है बिकॉज इन्हीं का यूज होता है आगे जाके जो प्रैक्टिकल पोर्शन है। तो कम राइट मार्केट प्राइस वो प्राइस है जिसमें राइट का इफेक्ट इंक्लूडेड है, और एक्स राइट मार्केट प्राइस वो है जो आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर राइट इशू जो प्राइस निकल जाती है जिसमें से राइट का इफेक्ट हट जाता है, उसको बोलते हैं एक्स राइट मार्केट प्राइस। और ऑब्वियस ही बात है भाई, राइट का इफेक्ट हटने के बाद, जब एक बार राइट इफेक्ट हट गया तो मार्केट प्राइस वापस जो भी है वो कम ही होता है। ठीक है, तो एक्स राइट मार्केट प्राइस जो है कम राइट मार्केट प्राइस से थियोरेटिकली स्पीकिंग कम ही होगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, पहले इतनी बात समझ में आ गई। तो जो कंपनी, मैं वापस से कंपनी के राइट इशू पे आता हूं, तो कंपनी की जो राइट इशू होती है बच्चों, वो जिस दाम पे करती है वो लेस देन मार्केट प्राइस पे करती है, और वो मार्केट प्राइस का मतलब यहां पे है कम राइट मार्केट प्राइस, कम राइट मार्केट प्राइस। बात समझ में आ रही है? तो यही बात है, देखो हमने यहां पे देखो लिखी थी, अगर मैं आप रीड करूं, इशू ऑफ राइट्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स दैट एंटाइटल्स देम टू बाय एडिशनल शेयर्स डायरेक्टली फ्रॉम कंपनी। तो यहां पे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो डायरेक्टली कंपनी से शेयर्स खरीदते हैं राइट इशू में, राइट, डायरेक्टली फ्रॉम कंपनी इन प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग। ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। ये जस्ट लाइक बोनस इशू है कि बोनस इशू भी जब होता है तो इन प्रपोर्शन टू एग्जिस्टिंग होल्डर होता है, मतलब जिस शेयर होल्डर के पास ज्यादा शेयर है उसको ज्यादा बोनस मिलेगा। उसी प्रकार से राइट इशू में भी जिस शेयर होल्डर के पास ज्यादा शेयर्स हैं उसको ज्यादा राइट्स खरीदने का अधिकार मिलेगा। बात समझ में आ रही है? विद इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ऑफ कोर्स, मतलब कोई एक फिक्स टाइम लाइन होती है, कंपनी कोई टाइम लाइन रखेगी। ये नहीं कि शेयर होल्डर्स लेके बैठे हैं राइट को और कुछ कर ही नहीं रहे, कंपनी टाइम लाइन देगी कि भाई 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर अगर जो भी राइट इशू में आपको खरीदने शेयर्स हमारे से, आप खरीद लेना। ठीक है, अगली बात हमने बोली, द प्राइस एट विच शेयर्स आर ऑफर्ड अंडर राइट इशू इज जनरली एट अ डिस्काउंट टू, खाली डिस्काउंट पढ़ के ये मत सोचना कि फेस वैल्यू से कम पे इशू होता है, नहीं। यहां डिस्काउंट का मतलब फेस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। यहां डिस्काउंट का मतलब है कि करंट मार्केट प्राइस, जो मार्केट में प्राइस चल रही है शेयर्स की, उससे कम दामों में ऑफर किया जाता है। दिस प्राइस इज नॉर्मली लेस देन द कम राइट प्राइस। कम राइट प्राइस का मतलब मैंने आपको बता दिया, वो प्राइस जिसमें राइट का इफेक्ट इंक्लूडेड है। ठीक है, मतलब बढ़े हुए प्राइसेस। ठीक है, तो कम राइट प्राइस से जनरली सस्ते दामों पे शेयर्स ऑफर किए जाते हैं। ठीक है, और फिर मैंने कंपनीज एक्ट की बोली कि एज पर सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए ऑफ कंपनीज एक्ट, अ कंपनी
डिजायरर्स ऑफ रेजिंग कैपिटल बाय इशू ऑफ फर्दर शेयर, जब भी कंपनी नए शेयर इशू करके कैपिटल रेज करना चाहती है, उनको सबसे पहले ऑफर करने पड़ेंगे अपने शेयर्स किसको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो यार राइट वर्ड नहीं यूज किया, अगर आप लॉ पढ़ोगे तो राइट इशू वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन वो बात कर रहे राइट इशू की, कि भाई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अगर आप पहले इशू करोगे तो इसका मतलब ही है कि राइट इशू की बात हो रही है। दिस इज टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल ड्यू टू इशू ऑफ न्यू शेयर्स। तो वो मैंने आपको डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल वाला पॉइंट भी बताया कि पहले फॉर एग्जांपल अमर अकबर एंथनी के पास 100% शेयर होल्डिंग थी, 100% कंट्रोल था, नए इशू होने की वजह से उनका कंट्रोल 100% से कम होकर कितना हो गया, 40% हो गया, डाइल्यूट हो गया। ठीक है, तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी लॉ में ये प्रोविजन बनाया गया ताकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल के अगेंस्ट एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन मिल सके। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है बच्चों। ठीक है, तो एज अ सीए जब आपको कोई पूछेगा कि भाई राइट इशू क्या होता है, तो आपको राइट इशू का पीछे की थोड़ी सी लॉजिक और कहानी बताने आनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एज अ सीए अब आज बता रहा हूं, कल को आप सीए बन जाओगे तो कल को आप भी अपने जूनियर्स को इस तरह से कहानी बता के एक लॉजिक बता सकते हो कि भाई ये कहानी होती है, लॉजिक है बिहाइंड राइट इशू। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने बोला कि कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि भाई जब भी कंपनी नई इशू करना चाहती है तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करने पड़ेंगे, मतलब राइट इशू करना पड़ेगा। अब ये जब बात लिखी है कंपनी ने कि पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करना पड़ेंगे शेयर्स, क्या इसके कुछ एक्सेप्शंस है? क्या हमेशा हमेशा ही कंपनी को पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, या इसके कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं? तो यस, इसके कुछ एक्सेप्शंस है जो अगेन कंपनीज एक्ट में दिए गए हैं। तो क्योंकि आपके स्टडी मटेरियल में बच्चों एक्सेप्शंस डिस्कस किए गए, तो मैं जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड कवर कर रहा हूं कि भाई क्योंकि थियोरिटिकल क्वेश्चंस भी बन जाते हैं आपके एग्जाम में, ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चन बनते हैं, तो कोई मतलब कोई रोक टोक नहीं, कोई लिमिट नहीं है कि भाई क्वेश्चंस की ड्राफ्टिंग कैसे हो सकती है। इसलिए मैं जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड ये एक्सेप्शंस डिस्कस कर रहा हूं। मेरे हिसाब से इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मैंने अभी तक तो नहीं देखा कि इससे पूछा गया एक्सेप्शन वाले पार्ट से, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉ का पार्ट है। हो सकता है कल को आप लॉ पढ़ोगे, कंपनी लॉ पढ़ोगे इंटर में जाके, वहां पे आपको ये एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट होंगे, यहां मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड शॉर्ट वे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आपके स्टडी मटेरियल में तो बहुत मोटे मोटे पैराग्राफ डाल के बता रखे हैं एक्सेप्शन, बट मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख देता हूं। तो लिख लो एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस ऐसे लिख दो इसको, ताकि आपको एक्सेप्शंस पढ़ के समझ आ जाए कि क्या एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं। दैट इज शेयर्स कैन बी ऑफर्ड, shares can be offered without being offered to existing shareholders। बात समझ में आ गई? तो क्या एक्सेप्शन पढ़ गए आपको, पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या समझ आ गया है? आई होप समझ आ गया होगा कि हम राइट इशू का बेसिकली एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं कि कब कंपनी बिना राइट इशू करे सीधा शेयर्स ऑफर कर सकती है, इशू कर सकती है बाहर वालों को। कैसे कैसे? फर्स्ट लिखो ईसॉप्स। ठीक है, ईसॉप्स, ईसॉप्स क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। जो जब भी कंपनी ईसॉप्स के अंदर शेयर्स इशू करती है, ठीक है, ईसॉप्स का मतलब आपको ढंग से थोड़ा बहुत आइडिया होगा क्योंकि आपने 12th में पढ़ा होगा। तो ईसॉप्स मतलब होता है कि जब भी कंपनी अपनी इंप्लॉय डायरेक्टर्स या इंप्लॉइज को उनकी मेहनत के लिए सस्ते दामों में शेयर्स इशू करती है, उनको बेसिकली एक ऑप्शन देती है कि आप हमारी कंपनी के शेयर सस्ते दामों में अगेन खरीद सकते हो। तो ये एक प्रकार का बेनिफिट देती है इंप्लॉइज को, रिवॉर्ड ही है, इंप्लॉइज का रिवॉर्ड है, तो उसको ईसॉप्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कंपनी ईसॉप्स के अंदर शेयर्स अलॉट कर रही है कि नए शेयर्स हम ईसॉप्स के अंदर इशू कर रहे हैं, तो वहां पे ये राइट इशू करने वाले चक्कर नहीं है। अब मैं डिटेल में नहीं लिख रहा, आगे जो एक्चुअली में अगर आप सेक्शन पढ़ोगे वहां लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। कुछ सर्टेन कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही है तभी मतलब आपके ये एक्सेप्शंस काम करेंगे। अब वो कंडीशंस क्या है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं लिख ही नहीं रहा आगे की सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। बट अगर आप स्टडी मटेरियल में पढ़ोगे तो आगे उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा होगा ईसॉप्स सब्जेक्ट टू सर्टेन फर्दर कंडीशंस। तो जो भी कंडीशंस होंगे उससे हमें अभी लेना देना नहीं है, वो लॉ में अगर होगा इंपॉर्टेंट तो आप पढ़ लोगे। इसी प्रकार से इश्यू टू एनी पर्सन, इश्यू टू एनी पर्सन at a price determined by valuation
डिटरमाइंड बाय वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ठीक है, तो मतलब सिंपल सी अंग्रेजी है। अगर शेयर्स किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर हो रहे हैं ऐसी वैल्यू पे जो कंपनी ने डिसाइड की, कंपनी ने एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा एक वैल्यूएशन रिपोर्ट निकाल के उस सही वैल्यू पे शेयर्स किसी पर्सन को ऑफर करे, तो उस केस में भी यहां पे ये एक्सेप्शन बन जाता है कि बिना राइट इशू के कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है। यहां पे भी वही बात है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। हमारे को जानना जरूरी नहीं कि वही सर्टेन कंडीशंस क्या है, ठीक है, क्योंकि हम अल्टीमेटली लॉ थोड़ी पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से तीसरा, एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन ऑफ कन्वर्जन, exercise of option of conversion to equity shares in case of convertible debentures or loan instruments loan instruments provided। तो यहां पे एक छोटी सी कंडीशन है जो मैं मेंशन कर देता हूं, प्रोवाइडेड सच इशू ऑफ डिबेंचर was approved by shareholders by a special resolution। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, अगर कोई कन्वर्टेबल डिबेंचर है या कोई और कन्वर्टेबल लोन इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसमें जो डिबेंचर होल्डर है या जो भी लेंडर है वो कन्वर्जन को ऑप्ट कर रहा है, यानी वो अपने डिबेंचर्स को या लोन इंस्ट्रूमेंट को शेयर्स में कन्वर्ट करता है, तो उस केस में भी कंपनी को मतलब जरूरत नहीं कि भाई अरे नए शेयर्स आ रहे हैं हमारे पास, डिबेंचर्स कन्वर्ट होकर शेयर्स बन के नए शेयर्स आ रहे हैं तो पहले राइट इशू करना है, तो वो भी जरूरत नहीं। वहां पे भी ये जो आपका एक्सेप्शन है वो काम कर जाता है, प्रोवाइडेड मतलब उसकी एक कंडीशन है कि ये जो डिबेंचर्स, जब कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या कन्वर्टेबल लोन इंस्ट्रूमेंट्स इशू हुए थे, ये शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया था, ये शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया था एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। अब स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है भाई, मैं ये नहीं बता रहा आपको, मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, स्पेशल रेजोल्यूशन वो रेजोल्यूशन होता है जो मोर देन 75% वोटिंग से आता है। मतलब जैसे मैंने आपको बोला, मोस्टली सारी चीजें मेजोरिटी वोटिंग से चल जाती है। भाई कोई डिसीजन लेना है, जिस भी कह सकते हो ऑफर पे या जिस भी पॉइंट पे मोर देन 50% का डिसीजन आ जाता है, मेजॉरिटी डिसीजन आ जाता है, वो डिसीजन चल जाता है। लेकिन जहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे मोर देन 75% चाहिए होता है। ठीक है, तो डिटेल में ये सब तो आप लॉ में पढ़ोगे तो वो मैं आपको बता नहीं रहा, बट हाँ अगर ये डिबेंचर्स जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो इशू हुए थे बाय अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, तो उस केस में अगर डिबेंचर्स या लोन इंस्ट्रूमेंट शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वहां पे राइट इशू करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और लास्ट एक्सेप्शन है इसका, लास्ट एक्सेप्शन लिख देना इसका, फोर्थ, लोन obtained from government, loan obtained from government and मतलब गवर्नमेंट से लोन लिया था एंड गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट, गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट directs the debentures oblique loan to be converted in equity shares। in equity shares
ठीक है, मतलब कोई लोन कंपनी ने गवर्नमेंट से लिया था। अब देखो, अगर वो लोन या डिबेंचर होता है कन्वर्टेबल वाला, राइट, मतलब ये लिखा नहीं है बट ये मेरी इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं, कन्वर्टेबल ही होता ओरिजिनली, तो फिर ये थर्ड वाला हमारा एक्सेप्शन वहीं पे चल जाता है ना। ये बात हो रही है भाई, नॉर्मल कोई लोन लिया था गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट को लगा यार पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है। अब गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में तब सोचेगी तो गवर्नमेंट को किसी कंपनी में लगेगा कि कोई पब्लिक को ध्यान में रखते हुए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक का इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए हमें कंपनी में थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए। तो उस केस में पब्लिक इंटरेस्ट में आके कंपनी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये डिबेंचर्स लोन जो है वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। तो ऐसे केस में भी राइट इशू की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप चारों केसेस देखोगे, चारों एक केसेस में एक चीज कॉमन हो रही है, नए शेयर्स पिक्चर में आ रहे हैं, कंपनी को कहीं ना कहीं नए शेयर्स इशू करने पड़ रहे हैं, चाहे ईसॉप्स के अंदर करने पड़ रहे हो, चाहे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के अंदर करने पड़ रहे हो, चाहे कोई पर्सन को इशू करके करने पड़ रहे हो जहां पे जो वैल्यू है वो रजिस्टर्ड वैल्यू और की निकाली हुई वैल्यू के हिसाब से हो रहा है, चाहे यहाँ पे गवर्नमेंट लोन की बात हो रही है जो शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे हो, हर जगह नए शेयर्स कंपनी के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो इन चारों केसेस में आपको राइट इशू करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ कुछ केसेस में कुछ सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस लिखा हुआ है, वो सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस क्या है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बातें खत्म हो गई। बस चिंता मत करना बच्चों, मुझे गालियां मत देना। मैं जब भी पढ़ाता हूं बच्चों तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी तरफ से जितनी हो सके, जितनी नॉलेज मेरे पास है वो नॉलेज मैं आपको दे दूं, ताकि कल को जब आपको एक्चुअली वो नॉलेज काम आएगी, आपके काम आएगी, तो आप मुझे याद करोगे कि हाँ सर ने ये नॉलेज हमको पहले दी थी। ठीक है, जब भी आपको वो नॉलेज काम आएगी, कभी ना कभी ये नॉलेज हमारे काम आती है जो भी हम गेन करते हैं, तो आप उस दिन मुझे याद करोगे। इसीलिए बच्चों बस कोशिश करता हूं कि थोड़ी सी आपको नॉलेज दे दूं, क्योंकि एग्जाम वाले पार्ट जो है वो तो सभी टीचर करा देते हैं भाई, एग्जाम वाला पार्ट तो आप कर ही लोगे, आप सीधा स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन कर लोगे ना तो भी आपका एग्जाम वाला पोर्शन हो जाएगा। एग्जाम में कोई ज्यादा वैरायटी तो है नहीं क्वेश्चंस की, लेकिन नॉलेज भी तो थोड़ी सी गेन करना हमारी जरूरी है ना। अगर हम प्रोफेशनल बनेंगे कल को, नॉलेज ही नहीं होगी तो हम किस बात के प्रोफेशनल है। ठीक है, चलो फिर लिखो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। अब ये पॉइंट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैव एन ऑप्शन टू sell the rights या ट्रांसफर द राइट्स, को ट्रांसफर भी बोल सकते हैं, इन ओपन मार्केट और टू एनी अदर पर्सन। इंस्टेड ऑफ subscribing to the right issue. This is known as renouncing of right. This is known as रिनाउंसिंग ऑफ राइट। रिनाउंसिंग ऑफ राइट को हाईलाइट कर देता हूं, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका क्या मतलब है बच्चों कि मानो मैं एक किसी कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूं और मुझे कोई राइट शेयर्स सब्सक्राइब करने का ऑफर मिला, मतलब मेरे पास कोई अधिकार आया, राइट आया, लेकिन मेरे को किसी भी रीजन से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं राइट जो शेयर्स हैं उन पर सब्सक्राइब नहीं करना चाहता, मतलब मैं शेयर्स नहीं लेना चाहता। कोई भी रीजन हो सकता है भाई, हो सकता है मेरे पास पैसे ही ना हो, मेरे पास पैसे ही ना हो कि मैं राइट शेयर्स खरीद पाऊं। तो ये उस केस में भी कंपनी ने एक और ऑप्शन दे रखा है। कंपनी बोलती है एक ऑप्शन हम आपको और देते हैं, भाई देखो आप राइट शेयर्स जिस भी कारण से नहीं ले पा रहे, तो आपका अल्टीमेटली अगर आप राइट शेयर्स नहीं ले पा रहे तो आपका कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा, तो उसके बदले में हम आपको एक और कंपनसेशन लेने का मौका देते हैं। आप चाहो तो जो राइट हमने आपको दिया, जो अधिकार आपको दिया है, आप चाहो तो उसको आगे बेच सकते हो, ओपन मार्केट में बेच दो, किसी पर्सन को बेच दो, मतलब इन शॉर्ट इस राइट को आप ट्रांसफर कर सकते हो, ऑफ कोर्स इन एक्सचेंज ऑफ मनी। ठीक है, वो लिखा नहीं बट ऑफ कोर्स, मतलब कोई फ्री में मैं राइट बेचूंगा नहीं। सेल जब बोला मैंने, है ना, तो सेल का मतलब है कि बेचना, कि बदले में मैं कुछ कंसिडरेशन लूं। तो इससे क्या होगा कि अगर मैं किसी भी रीजन से राइट शेयर्स नहीं सब्सक्राइब कर पा रहा और उसकी वजह से मेरा कंट्रोल डाइल्यूट हो रहा है, तो एटलीस्ट मुझे कुछ कंपनसेशन मिल जाएगा कि ठीक है मैं राइट नहीं खरीद पा रहा, मेरा कंट्रोल डाइल्यूट हो रहा है, तो मुझे कुछ कंपनसेशन मिल गया, कुछ मैंने कमा लिया।
बात समझ आ गई। अगर आप ऐसे सोचोगे अगर राइट बेच के मैं कुछ कमा रहा हूं तो ये मेरे लिए प्योर इनकम है, मेरे लिए प्योर फायदा है, कोई लागत तो है नहीं, शेयर्स तो मेरे पास एग्जिस्टिंग वाले ही हैं, जिसके बदले मुझे अधिकार मिला हुआ है, मैं तो वो अधिकार बेच रहा हूं, तो ये मेरे लिए प्योर फायदा है। बात क्लियर हो गई। तो इस प्रकार से इस फायदे से क्या होता है कि जो मेरा कंट्रोल कल को डाइल्यूट हो जाएगा, उसके बदले मुझे कुछ कंपनसेशन मिल जाता है। तो ये कंपनी कई बार अधिकार, एक और राइट दे देती है, मतलब एक ऑप्शन दे देती है शेयर होल्डर्स को, कि या तो अब राइट शेयर्स खरीद लो या तो अब उसको आगे कहीं ट्रांसफर कर दो इन एक्सचेंज फॉर सम कंसिडरेशन। ठीक है, यस सर, ये भी समझ आ गया। अब प्रैक्टिकल पोर्शन सर, प्रैक्टिकल पोर्शन। तो बच्चों प्रैक्टिकल पोर्शन क्या है कि इसमें जो मेन प्रैक्टिकल पोर्शन है, दो ही चीजें है। पहला है, मैं लिख देता हूं, अभी हो सकता है ढंग से आपको समझ ना आए, मैं सारी चीजों का मतलब समझा दूंगा। एक आपको जो क्वेश्चन आता है बच्चों, उसमें क्वेश्चन वाला आपको वैल्यू ऑफ राइट निकालने को बोलता है। वैल्यू ऑफ राइट का मतलब क्या होता है, ये कैसे निकलता है? तो वैल्यू ऑफ राइट इज इक्वल टू कम राइट वैल्यू। ठीक है, अब कम राइट वैल्यू बोल लो, कम राइट प्राइस बोल लो, एक ही बात है, ऑफ शेयर्स। इसका मीनिंग मैं बता चुका, वो प्राइस, वो मार्केट प्राइस समझ लो या वो वैल्यू समझ लो जिसमें राइट का फैक्ट इंक्लूडेड है, राइट, माइनस एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। एक्स राइट वैल्यू का भी मतलब मैं बता चुका, वो वैल्यू जो राइट इशू होने के बाद जो शेयर्स की हो जाती है उसको बोलते हैं एक्स राइट वैल्यू। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो पहली चीज है, ये कम राइट वैल्यू की जो मैंने बात करी, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये अच्छी बात है कि दिस विल बी गिवन इन क्वेश्चन। तो ये हमें इसमें ज्यादा मत्था पच्ची पे पढ़ना नहीं कि ये कैसे निकलता है, क्या है, ये हमें कभी भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, दिस विल ऑलवेज बी गिवन इन क्वेश्चन। हाँ, जो ये एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर है, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, टू बी कैलकुलेटेड। अब मैं आगे वाला पॉइंट लिखूंगा थ्योरेटिकली, मतलब ये हम कैलकुलेट तो करते हैं, हम बेसिकली एक थ्योरेटिकल एक्स राइट वैल्यू निकालते हैं, वो कोई एक्चुअल एक्स राइट वैल्यू होगी नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट थ्योरेटिकली हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकली का मतलब अभी बता दूंगा कि क्या मतलब मैं बोलना चाहूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वैल्यू ऑफ राइट निकालना होता है, जिसमें आपको छोटा सा एक फॉर्मूला लगाना है, जिसमें कम राइट वैल्यू लेनी है माइनस एक्स राइट वैल्यू लेना है, दोनों को माइनस कर दोगे तो आपका वैल्यू ऑफ राइट निकल के आ जाएगा। अब इस वैल्यू ऑफ राइट का यूज क्या होता है, ये मैं आपको सीधा क्वेश्चन में ही बता दूंगा। ठीक है, अभी आपको ऐसा अजीब लगेगा कि बहुत सारी जानकारी अननेसेसरी मिल रही है, तो आपको क्वेश्चन से बेटर समझ आ जाएगा कि इस वैल्यू ऑफ राइट का मतलब क्या होता है। हाँ, ये जानना जरूरी है कि ये एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकलता है, तो ये लिख लो, एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। फिर से मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों, ये थ्योरेटिकल एक्स राइट वैल्यू होती है। व्हेन आई से थ्योरेटिकल एक्स राइट वैल्यू, आई मीन कि मैं थ्योरेटिकली सोच रहा हूं कि मेरी एक्स राइट वैल्यू इतनी होनी चाहिए, एक्चुअली में मार्केट में इतनी होगी उसकी कोई गारंटी थोड़ी। भाई मार्केट में अल्टीमेट जो प्राइस निकलता है वो तो डिमांड सप्लाई के खेल से निकलता है, बात समझ में आ रही है। तो थ्योरेटिकली हम बस एक निकालते हैं कि भाई थ्योरेटिकली स्पीकिंग एक्स राइट वैल्यू इतनी होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है? अब ये कैसे निकलता है, ये फॉर्मूला आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, थोड़ा सा बड़ा सा है, पर चिंता मत करना, जब क्वेश्चन कराऊंगा मैं सीधा ये सारी चीजें क्वेश्चन में दिखा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो लिखो नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट मल्टीप्लाइड बाय कम राइट प्राइस। ठीक है, ऑफ कोर्स पर शेयर। ठीक है, कम राइट वैल्यू जो भी है, कम राइट प्राइस, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, आपको टेंशन लेनी ही नहीं बिल्कुल भी, प्लस राइट शेयर्स इनटू मल्टीप्लाइड बाय राइट इशू प्राइस, होल थिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट प्लस
राइट शेयर्स। इसको मैं बड़े से करली ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, ठीक है। फॉर्मूला दिखने में बड़ा लगता है, ऑफ कोर्स जब लगाने जाएंगे तो छोटी छोटी फिगर्स आएंगी, ट्रस्ट मी, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो देखना सिर्फ ये बड़ा सा फॉर्मूला देख के डर लगता है, जब एक्चुअली जब क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो काफी मतलब सीधी सीधी चीज लगती, इतनी बड़ी नहीं दिखती, डरावनी नहीं दिखती, जैसे अभी थोड़ी सी डरावनी दिख रही होगी। तो टेंशन मत लेना, कभी भी एकदम से चीज देख के डरना मत बच्चों, ठीक है। आप कोई ऐसी चीज पढ़ रहे हो जो हर कोई नहीं पढ़ रहा, एक बीकॉम का बच्चा ये सारी चीजें शायद कभी नहीं पढ़ेगा, आप पढ़ रहे हो वो भी फाउंडेशन लेवल पे, ठीक है। आप तो अभी बीकॉम में आए भी नहीं हो, है ना, आपकी अभी एज इतनी हुई भी नहीं कि आप बीकॉम में आए हो, पर आप अभी से ये चीज पढ़ रहे हो, बीकॉम का बच्चा भी ये जानकारी नहीं लेगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, पॉजिटिवली लेना कि हाँ कुछ हम इंटरेस्टिंग या कोई नई चीज, कोई टेक्निकल चीज सीख रहे। बाकी क्वेश्चन में देखना बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स राइट प्राइस आपको ये फॉर्मूला लगा के निकालना होगा, और कम राइट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा, कम राइट वैल्यू या कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट वैल्यू, एक्स राइट प्राइस कर दोगे तो आपकी वैल्यू ऑफ राइट निकल जाएगा। इतना आपका 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मोस्टली 4 मार्क्स का आता है। अगर एग्जामिनर का दिल बहुत बड़ा हुआ तो वो 5 मार्क्स में दे देगा, बहुत छोटा सा ये क्वेश्चन आपका आता है। इसके अलावा बच्चों एक क्वेश्चन और आता है जिसमें आपको जर्नल एंट्री करनी होती है फॉर राइट इशू, और ये जर्नल एंट्री जब मैं लिखूंगा तो आपको ऐसा लगेगा सर ये तो हमको लिखने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि आप इश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्री एकदम हाई लेवल वाली भी कर चुके हो, तो उसके सामने ये तो चीटी है, चीटी। देखो एंट्री क्या है भाई, देखो राइट शेयर्स इशू होते हैं तो बैंक में पैसा आता है भाई, फ्री में नहीं इशू हो रहे। बोनस शेयर्स जो हमने बात करी थी, बोनस इशू तो फ्री में हो रहे थे, है ना, इसलिए हम वहां बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करते थे। बट यहां तो शेयर्स कुछ प्राइस पे इशू हो रहे हैं, है ना, सस्ते दामों पे एज कंपेयर टू मार्केट प्राइस हो रहे हैं, लेकिन कुछ कंसिडरेशन तो कंपनी को मिल रहा है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, इसमें क्या फिगर आएगी, ऑफ कोर्स इशू प्राइस, जिस भी प्राइस पे राइट शेयर्स इशू हो रहे हैं। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, भाई शेयर्स इशू हो गए तो कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गई, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। और बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट कभी मत हिलाना, आपको अच्छे से पता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आती है हमेशा, ये मेन चीज कभी नहीं बदलेगी भाई, चाहे कोई भी प्रकार का इशू हो जाए, कहीं से भी इशू हो जाए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर हमेशा फेस वैल्यू आती है। और अगर जो ये राइट इशू प्राइस था ये फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू हुआ था तो ऑफ कोर्स एक प्रीमियम पोर्शन आ जाएगा, वो प्रीमियम पोर्शन कहां चला जाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो यहां पे प्रीमियम जो कि प्रैक्टिकली होगा ही होगा, ठीक है। तो बच्चों कंफ्यूज मत होना, मुझसे मत कहना सर आपने तो बोला था राइट इशू डिस्काउंट पे होता है, डिस्काउंट वर्ड यूज किया था, लेकिन किसका डिस्काउंट, मार्केट प्राइस का डिस्काउंट। मेन डिस्काउंट फेस वैल्यू से कम पे तो शेयर्स इशू हो ही नहीं सकते, ये बात आपको पता है, एक्सेप्ट फॉर स्वेट इक्विटी शेयर्स। एक्चुअली में कंपनीज एक्ट 2013 तो प्रोहिबिट करता है शेयर्स की लेस देन फेस वैल्यू पे इशू है, तो फेस वैल्यू से कम पे तो ये इशू होंगे ही होंगे नहीं, ठीक है। तो यहां पे प्रीमियम का मतलब क्या है कि फेस वैल्यू से जो ज्यादा पे इशू हो रहे हैं राइट शेयर्स, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में आ जाता है, ठीक है। तो मैंने बोला फॉर एग्जांपल 10 रुपए की फेस वैल्यू है, लेकिन राइट में शेयर्स इशू है 50 रुपए में, तो फेस वैल्यू तो 10 रुपए है, बैलेंस 40 रुपीज जो है वो प्रीमियम में चला जाएगा, ठीक है जी। क्लियर हो गया? यस सर बिल्कुल क्लियर हो गया। तो एक काम करते हैं, फटाफट से मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, एक इलस्ट्रेशन दिखाता हूं, और उसमें पहला जो ऊपर वाला पार्ट है कि वैल्यू ऑफ राइट क्या है, इसकी मैं आपको थोड़ी सी एनालिसिस करवा दूंगा। तो आपको बेसिक एक बहुत इनडेप्थ नॉलेज तो नहीं मिलेगी, बट आपको इतना समझ मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि भाई वो चीज जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, जो एक आईसीआई आपसे कैलकुलेट करवा रहा है, वो क्यों करवा रहा है, उसका यूज क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 5 करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आता है आपके 4 to 5 मार्क्स में, मोस्टली 4 मार्क्स में एक्सपेक्टेड होता है इस तरह का क्वेश्चन। तो मैं ये मान रहा हूं कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका होता है उसमें 4 मार्क का एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है जो कंपलसरी में होता है, तो वहां पे आसानी से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन पढ़ना, कह रहा है कंपनी ऑफर्स न्यू शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट 25% प्रीमियम टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन 1-for-4 बेसिस। इसका क्या मतलब है बच्चों कि कंपनी ने राइट इशू करी, तो देखो यहाँ पे वर्ड नहीं यूज किया राइट इशू, बट जब शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि राइट इशू हो रही है। और किस दाम पे करी,
₹100 की फेस वैल्यू है, 25% प्रीमियम पे करा तो प्लस 25, 25% 25, तो मेरा राइट इशू प्राइस क्या हो गया 125। तो एक काम करते हैं, यहां पे लिखते हुए चलते हैं, ये मेरा हो गया राइट इशू प्राइस 125। उसके बाद क्या आता है, 1 फॉर 4 बेसिस, इसका मतलब हर 4 शेयर के बदले एक राइट शेयर खरीदने का आपको अधिकार मिलेगा। जिसके पास 4 शेयर होंगे उसको एक राइट शेयर खरीदने का अधिकार मिलेगा, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, कह रहे कम राइट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 150। तो मैंने आपको बोला था कम राइट प्राइस आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आपको कभी नहीं कैलकुलेट करना, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। तो कम राइट प्राइस है हमारा 150 रुपीज। कह रहे कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ राइट। तो वैल्यू ऑफ राइट जो मैंने आपको लिखवाया वो आपको कैलकुलेट करने बोल रहा है। व्हाट शुड बी द एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। तो शुड बी, देखो क्वेश्चन कह रहा है शुड बी क्या होना चाहिए, तो वो थ्योरेटिकली पूछ रहा है कि एक्स राइट प्राइस होना कितना चाहिए, एक्चुअल में कितना, वो तो भाई मार्केट जाने, वो तो स्टॉक मार्केट में देखा जाएगा, डिमांड सप्लाई का खेल है कि एक्चुअल प्राइस क्या निकल के आता है, बट कितना होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन वैसे नहीं भी पूछता, जो सेकंड पार्ट पूछा व्हाट शुड बी द एक्स राइट मार्केट प्राइस, तो भी आपको निकालना पड़ता, क्योंकि वैल्यू ऑफ राइट निकालने के लिए आपको एक्स राइट मार्केट प्राइस निकालनी पड़ेगी, उसके बिना वैल्यू ऑफ राइट नहीं निकाल सकते। तो पहले फॉर्मूला लगा के इसको निकाल लेते हैं। वैल्यू में आपको इजीली निकाल के दिखा देता हूं, हालांकि सामने सोल्यूशन दिख रहा है बट कोई नहीं, एक बार अपने हाथ से करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला मैं आपको यहां से दिखाते हुए चलूं। तो वैल्यू ऑफ राइट है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 कर रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन ने बोला वैल्यू ऑफ राइट, तो आई वुड सजेस्ट कि वैल्यू ऑफ राइट निकालने के लिए आप इसका फॉर्मूला लिख लेना छोटा सा। तो कम राइट मार्केट प्राइस, या सीधा कम राइट प्राइस भी लिख सकते हो, माइनस एक्स राइट प्राइस। अच्छा, कम राइट प्राइस आपको क्वेश्चन में गिवन है 150 रुपीज, ये तो उसने बता ही रखा था, माइनस एक्स राइट प्राइस निकाल लेते हैं। तो 2-3 लाइन की जगह छोड़ के हम यहां पे एक्स राइट प्राइस निकाल लेते हैं। तो एक्स राइट प्राइस, तो ये क्वेश्चन ने वैसे बोला भी था कि निकालो, तो आप चाहे तो पहले ये निकाल भी सकते थे। अब देखो ये कैसे निकलता है, मैं फॉर्मूला नहीं रेफर करूंगा, मैं लॉजिकली, थोड़ा सा लॉजिकली सोचने की कोशिश करूंगा। अपने आप को सोचना ये राम है, ठीक है, ये राम है, हम इस राम की कहानी को यूज करके आगे इसके एनालिसिस भी करेंगे। तो राम है, फॉर सिंप्लिसिटी, फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं मान लेता हूं इसके पास 4 शेयर्स हैं। फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं इसके पास 4 शेयर्स मानता हूं, क्योंकि हर 4 के बदले एक शेयर राइट ऑफर हो रहा है। क्वेश्चन में हर 5 के बदले एक बोलेगा, तो आप 5 लेके सोच लेना। ठीक है, तो अगर राम हूं, मैं राम हूं, मेरे पास 4 शेयर्स हैं, तो अभी जब राइट इशू हो गया, जब राइट इशू हो रहा है, जब तो राइट इशू चल रहा है, तो मेरे इन 4 शेयर्स की वैल्यू कितनी है, इन 4 शेयर्स की वैल्यू सोचो कितनी है। तो 4 शेयर्स हैं मल्टीप्लाइड बाय इसकी कम राइट, मतलब राइट से पहले भी प्राइस चल क्या रही है 150। तो मेरे पास जो ये 4 शेयर्स पड़े हैं उसकी वैल्यू कितनी होगी 150 प्लस, अब जब कंपनी इसके बदले एक शेयर इशू करेगी तो उस एक शेयर के बदले कंपनी को कितना पैसा मिलेगा, वो एक शेयर कितने रुपए पे इशू कर रही है 125 रुपए में, तो इस एक शेयर के बदले कंपनी को 125 रुपए मिलेगा। ठीक है, तो आफ्टर राइट इशू, क्योंकि हम एक्स राइट प्राइस निकाल रहे हैं राइट इशू के बाद, तो कहीं ना कहीं मैं ये सोच रहा हूं थियोरेटिकली कि आफ्टर राइट इशू मेरे शेयर्स की वैल्यू आफ्टर राइट इशू इतनी हो जाएगी, जहां 4 शेयर की वैल्यू 150 रुपीज के हिसाब से है और एक शेयर की वैल्यू 125 रुपीज, जो एक्चुअल कंसिडरेशन मिल रहा है उसके बदले, उसके हिसाब से। और ये जो शेयर्स की वैल्यू मैंने निकाली ऊपर न्यूमरेटर में, ये कितने शेयर की वैल्यू है, क्या ये 4 शेयर की वैल्यू है, नहीं, ये आफ्टर राइट इशू कितने शेयर्स हो जाएंगे, 4 तो पहले थे बिफोर राइट, प्लस आफ्टर राइट में आपको 1 शेयर और मिल जाएंगे। तो न्यूमरेटर में जो हमने वैल्यू ली है वो कितने शेयर्स की वैल्यू है, एक्चुअली में 5 शेयर्स की, क्योंकि राइट इशू के बाद है, इसमें राइट इशू भी हमने ले लिया, बात समझ में आ गई। तो ये 5 शेयर्स की वैल्यू है। तो ये जरा एक बार कैलसी पे कर लो, कितना आ रहा है 600 प्लस 125 डिवाइडेड बाय 5, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 145। तो मैंने बोला था थ्योरेटिकली ये प्राइस आपकी कम राइट प्राइस से कम आएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको थ्योरेटिकल प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज थ्योरेटिकल प्राइस। इसलिए क्वेश्चन ने भी जो ड्राफ्टिंग करी वो बोला व्हाट शुड बी, एक्चुअली में कितनी होगी, हम ज्योतिषी तो है नहीं कि हम बता दें भाई मार्केट में क्या प्राइस होगी, हमें क्या पता,
थ्योरेटिकली हम बोल रहे हैं कि भाई इतनी होनी चाहिए। तो आपको देखो मैंने बोला था जो ऊपर कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला एकदम डरावना सा दिख रहा था, एक्चुअल में कुछ है क्या? कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा ऐसी जैसे मैंने आपको बता के बताया, मतलब जैसे मैंने कहानी बता के बताया, वैसे सोचोगे तो भी आप ये निकाल लोगे। अब इसी को आप अपने फॉर्मूला में चेक कर लो चाहो तो, कि यही फॉर्मूला हमने लिखा भी है, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट। तो बिफोर राइट हमने कितने शेयर लिए थे? 4 शेयर लिए थे, मल्टीप्लाइड बाय कम राइट प्राइस 150 प्लस राइट नंबर ऑफ राइट शेयर, राइट शेयर कितने, 4 के बदले 1 शेयर मिल रहा है तो 1 शेयर हो गया राइट शेयर, इनटू राइट इशू प्राइस कितना है 125 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट 4 शेयर्स प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स, या राइट शेयर है ना, तो हो गए 1। तो देखो फॉर्मूला भी लग गया और उसके पीछे की मैंने थिंकिंग बता दी कि भाई ये फॉर्मूला निकला कैसे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन आपका इतना ही हो जाता है, 145 यहां लिख देने का, तो आपकी वैल्यू ऑफ राइट 5 होगी। ध्यान रखना बच्चों, ये जो वैल्यू ऑफ राइट लेते हैं, ऊपर कम राइट मार्केट प्राइस भी पर शेयर है, ये एक्स राइट मार्केट प्राइस जो हमने लिया, एक्स राइट प्राइस बोलना चाहिए जो हमने लिया, ये भी पर शेयर है, तो ये वैल्यू भी आपकी जो निकल के आती है वो पर शेयर निकल के आती है। 1 शेयर की वैल्यू है 5 रुपए। ठीक है, ये हो गई, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ राइट। तो 4 नंबर इतना करके आपको बड़े प्यार से मिल जाएंगे। देखो इतना सा काम करना है 4 नंबर के लिए। अब इसके पीछे का एक्चुअल कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं कि जितना आपको समझने के लिए जरूरी है। भाई बहुत ज्यादा इनडेप्थ तो बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा वैल्यूएशन में घुसना पड़ेगा। तो वैल्यूएशन करना, बहुत ज्यादा वैल्यूएशन में घुसना मेरी एक्सपर्टीज भी नहीं है, और उतनी वैल्यूएशन करना अकाउंटिंग में आपके लिए जरूरी भी नहीं है ना, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप करते रहोगे वैल्यूएशन। लेकिन इसके पीछे की कहानी समझो, ये 5 शेयर जो हमने 5 रुपए जो बेसिकली वैल्यू ऑफ राइट निकाला, इसका यूज क्या है? हम राम की बात कर रहे थे, अब राम के पास अगर 4 शेयर हैं, उसको कितने शेयर का राइट मिल रहा है? 1 शेयर का राइट मिल रहा है। वो 1 शेयर चाहे तो राइट में खरीद सकता है। अब उसके पास क्या ऑप्शन है? हमने क्या बोला, राम के पास 2 ऑप्शन है। पहला है कि या तो वो सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब करने का मतलब ये 1 शेयर राइट खरीद ले, या फिर इस शेयर को वो रिनाउंस कर दे। यही 2 हमने बात बोली कि भाई या तो सब्सक्राइब कर ले या उसको रिनाउंस कर ले, मतलब आगे किसी और को बेच दे वो राइट। अगर तो जो वो सब्सक्राइब करेगा तो उसकी जो वैल्यू ऑफ शेयर निकल के आ जाएगा। अगर उसके पास 4 शेयर पहले से ही थे, वो 1 शेयर 125 रुपए पे और खरीद लेगा, तो उसकी जो वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? वो 145 रुपीज आ जाएगी पर शेयर। ठीक है, ये सर आपको कैसे पता लगा? अरे यही तो मैंने ऊपर निकाला ना, ये 145 यही तो निकाला हमने कि 4 शेयर राम के पास हैं, उसकी वैल्यू 150 के हिसाब से इतनी है, प्लस 1 शेयर और खरीदेगा 125 रुपए में, तो इतने से वैल्यू बढ़ गई, डिवाइडेड बाय राम के पास अब 5 शेयर हो जाएंगे राइट शेयर खरीदने के बाद, तो 145 रुपीज पर शेयर आ जाएगा। तो सब्सक्राइब कर दिया तो 145 रुपीज पर शेयर की इसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मुद्दे की बात सोचो, अगर राम बोले कि नहीं मैं खरीदना नहीं चाहता, मैं इसको रिनाउंस करना चाहता हूं, तो राम सोचेगा कि मैं इसको कितने दाम पे रिनाउंस करूं, थ्योरेटिकली कितने दाम पे मुझे इसको रिनाउंस करना चाहिए, मतलब मुझे अपना राइट कितने वैल्यू पे, किस दाम पे बेचना चाहिए। तो वो जो दाम है बच्चों, जिस दाम पे बेचना चाहिए, वही दाम निकालने के लिए ये वैल्यू ऑफ राइट निकाला जाता है। तो ये क्या है? बेसिकली ये वो दाम है जो थ्योरेटिकली जिस दाम पे अपने राइट को बेचना चाहिए, राइट को रिनाउंस करना चाहिए राम को। तो जरा खुद सोचो, अब यहां पे क्या हो जाएगा चक्कर, मैं बोल रहा हूं 5 रुपीज पर शेयर की वैल्यू ऑफ राइट है, तो राम बोलेगा देखो मैं आपको राइट बेच रहा हूं, आपको उस राइट के लिए बेसिकली 4 शेयर्स की जरूरत है, 4 शेयर्स की जरूरत है। तो 4 इंटू, मतलब 1 शेयर खरीदने के लिए उसका एटलीस्ट 4 शेयर होने चाहिए उसके पास, तो वो 4 इंटू 5 के हिसाब से ये राइट पता है कितने पे बेचेगा? वो राइट बेच रहा है, ध्यान रखना बच्चों, शेयर्स नहीं बेच रहा वो। शेयर्स तो मैं ले रहा हूं जस्ट टू कैलकुलेट द कंसिडरेशन की किस दाम पे उसको राइट रिनाउंस करना चाहिए। तो वो कह रहा है कि देखो 4 शेयर आपके पास मिनिमम होनी चाहिए फॉर 1 राइट शेयर खरीदने के लिए, तो 5 रुपए के हिसाब से मैं 20, मेरे पास 4 शेयर है, तो 4 शेयर 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से मैं आपको अपना राइट 20 रुपए पे बेचूंगा, ठीक है। तो 4 शेयर्स का जो बेसिकली 1 शेयर खरीदने का वो राइट बेचेगा, वो कितने रुपए पे बेचेगा? 20 रुपीज में। अब मैं जरा अब इसकी वैल्यू निकालू कि अब बताओ अगर वो रिनाउंस करता है तो उसके पास कितनी वैल्यू हो गई?
4 शेयर, ध्यान रखना बच्चों, 4 शेयर ओरिजिनली जो राम के पास थे वो अभी भी उसी के पास है, वो नहीं बेच रहा, वो ये 4 शेयर नहीं बेच रहा, वो सिर्फ अधिकार बेच रहा। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर ये बात दिमाग में नहीं घुसाओगे तो फिर एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो अब देखो राम के पास कितनी वैल्यू का सामान हो गया, मैं ऐसे बोलता हूं 4 शेयर हैं उसके पास। आफ्टर राइट अगर देखा जाए, राइट होने के बाद हमने थ्योरेटिकली कितनी बोली, शेयर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 145 है ना। शेयर की वैल्यू 145 होनी चाहिए आफ्टर राइट। तो अब उस 4 शेयर की वैल्यू आफ्टर राइट कितनी हो जाएगी उसके पास, ये कितना आ रहा है, 4 इंटू 145, ये आ रहा है 580। तो अब उसके पास टोटल कितना वैल्यू हो गया, 580 रुपीज के आफ्टर एक्स राइट वैल्यू भी उसकी 580 रुपीज की शेयर की वैल्यू है, प्लस 20 रुपए उसको राइट बेचने पे मिला, तो इसकी वैल्यू 600 हो गई। ठीक है, तो अब इसके पास 600 की वैल्यू होगी। अगर इसको मैं डिवाइड करूं टोटल नंबर ऑफ शेयर जो इसके पास है, राम के पास है कितने शेयर है अभी भी, उसके पास 4 शेयर ही है, क्योंकि उसने राइट शेयर तो खरीदना नहीं, तो अब तो उसके पास 4 जो ओरिजिनल शेयर थे वही है। तो अगर इसको 4 से डिवाइड करूं तो पर शेयर इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 150, विच इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज अल्टीमेटली इक्वल टू कम राइट वैल्यू। तो राइट रिनाउंस करने की वजह से क्या हुआ, राइट रिनाउंस करने की वजह से उसकी जो 4 शेयर की वैल्यू है वो 150 से 145 हो गई थी, जिसकी वजह से वो 580 रुपीस हो गई थी, है ना। 150 रुपए कम राइट प्राइस था, थ्योरेटिकली मैंने बोला एक्स राइट होगी वो प्राइस 145 हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो गिरावट हो जाएगी। लेकिन उस गिरावट की कंपनसेशन उसे मिल गई बाय वे ऑफ, उस गिरावट की कंपनसेशन उसको मिल गई बाय वे ऑफ रिनाउंसिंग ऑफ राइट। जो उसने 20 रुपए पे रिनाउंस किया राइट, वो जो 20 रुपए उसको मिल गए, उससे इसको क्या हुआ, उसकी अल्टीमेटली जो टोटल उसके पास वैल्यू आ गई वो वापस 600 रुपए हो गई, जो पर शेयर अभी भी आती है 150 रुपए। तो उसकी कम राइट वैल्यू नहीं हुई। अगर आपको थोड़ा सा दिखाओ तो आपको बस ये बता रहा हूं कि उसको एक्चुअली में कुछ कंपनसेशन मिल गया। ठीक है, कि वो राइट शेयर्स नहीं खरीद पाया तो उसको उसके बदले कुछ कंपनसेशन मिल गया। ये तो मैंने राम की बात करी। तो देखो राम की बात क्लियर हो गई, अब देखो जिस बंदे को ये शेयर्स रिनाउंस किए जाएंगे, मैं बोलता हूं फॉर एग्जांपल ये शेयर्स बोल रहा हूं गलती से, राइट की बात हो रही है, तो राइट जिसको भी रिनाउंस किए जाएंगे, हमने बोला शाम। अब शाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, शाम को अपनी जेब से कितना पैसा लगाना पड़ेगा, राइट शेयर्स खरीदने के लिए, जरा भी यहां पे सोचना। तो शाम को देखो, शाम जो एक शेयर खरीदेगा उसको एक शेयर खरीदने का अधिकार मिल गया। शाम को एक शेयर खरीदने के लिए कोई 4 शेयर होने की जरूरत नहीं, उसको कोई ओरिजिनल होल्डिंग होने की जरूरत नहीं, उसको तो एक शेयर खरीदने का अधिकार मिल गया राम से। राम के पास एक शेयर खरीदने का अधिकार था, वो अधिकार उसने शाम को बेचा था, तो अब शाम के पास अधिकार है कि वो एक शेयर खरीद सकता है। तो ये एक शेयर खरीदने के लिए शाम को अपनी जेब कितनी ढीली करनी पड़ेगी। एक तो शाम ने 20 रुपए का कंपनसेशन दिया रिनाउंसिएशन पे, तो ये जो 20 रुपए का कंपनसेशन बोला था, तो एक तो राइट उसने जो खरीदा, तो मैं बोल देता हूं राइट परचेस्ड, तो उसने राम से कितने रुपए पे राइट परचेज करा था, 20 रुपए पे, प्लस वो एक्चुअली में जो राइट प्राइस पे करेगा, कंपनी को जो पे करेगा, कितना पे करेगा, वो एक शेयर के लिए इशू प्राइस 125 थी, कितना पे करेगा टोटल, मतलब एक शेयर के लिए 125 रुपए करेगा। तो टोटल उसको एक शेयर राइट इशू में खरीदने के लिए अपनी जेब से कितने लगाने पड़े, 145। तो ये थ्योरेटिकली हो रहा है भाई, ये सब हम थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा है। ये मत कहना कि ये एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, हम थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 145 रुपीज शाम को अपनी जेब से लगाने पड़े एक शेयर खरीदने के लिए। और ये 145 रुपीज अल्टीमेटली क्या है, देखो जरा, ये 145 रुपीज क्या है, ये एक्स राइट प्राइस है, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस है। तो दिस इज इक्वल टू एक्स राइट प्राइस। अब थ्योरेटिकली ऐसा होगा, ऐसा थोड़ी होगा। थ्योरेटिकली 145 रुपीज का ही प्राइस आएगा एक्स राइट पे, है ना, और वो 20 रुपए पे ही बेचेगा, मतलब थ्योरेटिकली। एक्चुअली में ऐसा होगा कोई गारंटी नहीं है, तो हम थ्योरेटिकल बात करें कि क्या होना चाहिए। ठीक है, ये हम आइडल सिचुएशन बना रहे हैं कि भाई
ऐसी एक आइडियल सिचुएशन हो गई जिसकी वजह से किसी को कोई अनड्यू फायदा भी नहीं हुआ, किसी को अनड्यू नुकसान भी नहीं हुआ। ठीक है, तो हमने राम की बात करी, राम को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो राइट नहीं खरीद पाया, तो उसकी वजह से उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, उसको कंपनसेशन मिल गई बाय वे ऑफ रिनाउंसिंग ऑफ राइट। तो उसके लिए उसकी जो कम राइट वैल्यू पहले चल रही थी 150 रुपए की, वो बरकरार रही। और शाम के लिए भी कुछ नुकसान नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अगर वो मार्केट से खरीदता, वो एक शेयर मार्केट से खरीदता एक्स राइट प्राइस पे, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस पे, अज्यूमिंग की एक्स राइट ओके प्राइस 145 ही होती, तो भी उसको 145 ही पे करने पड़ते। और जब उसने रिनाउंस राइट मतलब राइट खरीद कर आराम से फिर खरीदा राइट इशू के अंदर, तो भी उसको अपनी जेब से 145 ही लगाने पड़े। ठीक है, तो ये थ्योरी काम कर रही है, दिस इज जस्ट अ थ्योरी, इसलिए हमने अल्टीमेटली इसको आप हर जगह पढ़ोगे, ये थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस है, इसको थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस बोलते हैं कि ऐसी प्राइस जो थ्योरेटिकली होनी चाहिए एक्स राइट पे, जिसकी वजह से किसी भी शेयर होल्डर को, किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान ना। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, मोर देन इनफ एनालिसिस है बच्चों, इससे ज्यादा कोई एनालिसिस जरूरत नहीं। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि क्या आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपका काम यहीं तक खत्म हो गया था। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना सा सोल्यूशन था, देखो मुश्किल से 5-6 लाइन का। ये आगे की कहानी सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थी। ठीक है, यस सर। अब थोड़ा जल्दी जल्दी से फटाफट से निपटा देते हैं बच्चों, क्योंकि अब कॉन्सेप्चुअल पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, फिर मैं आपको कुछ होमवर्क में पढ़ने के लिए दूंगा, थ्योरी वाला पार्ट जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन एक दो देख लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 जैसे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कह रहा है कंपनी has decided to increase its existing share capital by making rights issue to its existing shareholders। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 है। कंपनी इज ऑफरिंग 1 शेयर फॉर एवरी 2 हेल्ड, तो रेशियो 1:2 का हो गया, हर 2 के बदले 1 शेयर वो राइट पे दे रहा है, हेल्ड बाय द शेयर होल्डर। द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज 240 रुपीज। इसका मतलब ये जो मार्केट वैल्यू 240 बता रहा है, दिस इज कम राइट। ठीक है, ये अंडरस्टूड है कि ये कम राइट वैल्यू, क्योंकि ये हमेशा गिवन होगी। अगर कोई मार्केट वैल्यू गिवन है आपको इस क्वेश्चन में, तो कम राइट ही गिवन है, क्योंकि एक्स राइट आपको निकालना है। एंड द कंपनी इज ऑफरिंग 1 शेयर ऑफ एट रुपीज 120 ईच। तो राइट इशू प्राइस कितना है? 120। बाकी सवाल वही है, वैल्यू ऑफ राइट निकालो, व्हाट शुड बी द एक्स राइट मार्केट प्राइस। यही कर लू फटाफट से, एक्स राइट प्राइस कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो फास्ट फास्ट करो मैं, जस्ट ताकि आपको एक क्वेश्चन और इस तरह का करा दूं जिससे आपको एकदम क्लैरिटी हो जाए कि हाँ, कॉन्फिडेंस हो जाए कि इस तरह का सवाल हम हैंडल कर लेंगे आराम से। तो सबसे पहले एक्स राइट प्राइस निकाल लेते हैं। हर 2 के बदले 1 लेना है, तो आप मन में सोचो कि मेरे पास 2 शेयर है, तो अगर मेरे पास 2 शेयर है तो उन 2 शेयर्स की वैल्यू कितनी है कम राइट प्राइस पे? 120 के हिसाब से इतनी है, प्लस जब 1 शेयर में राइट में खरीदूंगा तो उसके लिए मैं कितना पे करूंगा? 120 रुपीज ही पे करूंगा। 1 मिनट, 240 थी, सॉरी, कम राइट प्राइस 240 थी, 120 इशू प्राइस था 240 थी। ठीक है, दिस इज 240। ठीक है, तो 240 रुपीज के हिसाब से मेरी जो 2 शेयर है मेरे पास, उसकी वैल्यू ये है, प्लस 1 शेयर जो मैं खरीदूंगा उसके 120 रुपए पे करूंगा। ये कितने शेयर की वैल्यू है? 2 + 1, टोटल 3 शेयर की वैल्यू है। तो ये निकाल लेते हैं फटाफट से, और 80 + 120 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ रहा है 200 रुपए, ये आ गया 200 रुपए। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ राइट कितनी हो गई? वैल्यू ऑफ राइट, तो वैल्यू ऑफ राइट इज इक्वल टू कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। सिंपल, कम राइट प्राइस गिवन है 240, एक्स राइट प्राइस आपने निकाली 200, दिस कम्स आउट टू ₹40। दैट्स इट, इतना ही काम करना है, इसके आगे बिल्कुल भी कोई एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो और कोई क्वेश्चन देखते हैं राइट इशू का, अगर कोई होगा। अगला ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो दूसरा वैरायटी का है, जिसमें आपको सिर्फ राइट इशू की जर्नल एंट्री करनी है। वेरी इजी, मतलब क्या ही बताऊं मैं। ए लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच decides to issue right share in the ratio of 1 for every 4 shares held at par value। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर है,
और कंपनी राइट में 10 रुपए पे ही इशू कर रही है। भाई 10 से कम पे तो कर ही नहीं सकती क्योंकि वो डिस्काउंट पे हो जाएगा जो प्रोहिबिटेड है। तो वो कह रही है कि 10 रुपए पे ही हम लोग इशू कर रहे हैं शेयर्स को, राइट शेयर्स को। ठीक है, assuming all the shareholders accepted the right issue and all money was duly received, past journal entries in the books of the company। लो जी, तो बहुत ही सिंपल है भाई, कंपनी हर 4 के बदले अगर एक शेयर राइट पे इशू कर रही है तो कितने शेयर ऑफर कर रही होगी वो राइट पे? 1/4। तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 6250। ठीक है, और क्वेश्चन ने बोल दिया कि भाई ये सारे के सारे सब्सक्राइब हो गए, मतलब कोई रिनाउंस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सारे के सारे सब्सक्राइब हो गए। आपको जर्नल एंट्री करनी है। अच्छा, राइट इशू प्राइस है 10 रुपए, विच इज इक्वल टू फेस वैल्यू ओनली, क्योंकि वो पार पे बोल दिया उसने कि पार पे इशू कर रही है वो। तो क्या एंट्री हो गई भाई? बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया? बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा आया? 6250 शेयर्स हैं इंटू ₹10, 10 रुपए के हिसाब से 62,500 आया। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 10 रुपए के हिसाब से इसकी फेस वैल्यू भी 62,500 ही होगी। दैट्स इट। यही अगर क्वेश्चन 10 रुपए की जगह 12 रुपए बोल देता, वो ये पार वैल्यू ना लिख के क्वेश्चन यहाँ पे चेंज करने के लिए बोल देता कि 12 रुपए पे राइट शेयर इशू कर रहे हैं, तो क्या एंट्री करते? तो क्या चेंज हो जाता? यहां पे जो 10 रुपए आपने लिया इसकी जगह यहां पे आ जाता 12 रुपया। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल में अभी भी 10 रुपए के हिसाब से इतना ही आता। 2, बाकी आ जाता सिक्योरिटीज प्रीमियम, 2 रुपए का प्रीमियम हो गया। बात समझ में आ रही है? तो 6250 इंटू 2 रुपीज का प्रीमियम। लो जी, अगर 12 रुपए होता, मतलब कुछ एग्जाम में तो कुछ भी हो सकता है ना, एग्जाम में जरूरी थोड़ी कि ये पारी पे बोलेगा क्वेश्चन, कुछ भी बोल सकता है एग्जाम में। तो ये कितना हो गया? ये हो जाता 75,000 और ये हो जाता 12,500। सिंपल। तो जर्नल एंट्री तो आपको एज बिल्कुल इतनी सिंपल करनी होती है, मतलब इससे भारी एंट्रीज तो शेयर्स इशू करने की एंट्री आप 12वीं क्लास में करा करते थे। वहां तो ओवर सब्सक्रिप्शन, ये वो, प्रो राटा, पता नहीं क्या क्या करते थे। उसके सामने तो ये चीटी भी नहीं है ना, ये चीटी भी नहीं है। सो सिंपल। यस सर, इजी है। अच्छा, एक जो आपका अब क्वेश्चन है, ये आप कह सकते हो कि इस क्वेश्चन से आपकी पूरी चैप्टर की थोड़ी बहुत रिवीजन हो जाएगी। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि भाई या तो राइट शेयर से ये छुटके फुटके से 4-5 नंबर के बच्चों वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, या तो अगर राइट शेयर टेस्ट ही करना है तो वो एक बड़े क्वेश्चन में बोनस और राइट दोनों भी डाल देगा। भाई एक ही क्वेश्चन में बोनस की भी बात कर लेगा, राइट की भी बात कर लेगा। एक तरफ आपको जो बोनस की ट्रीटमेंट आपने सीखी वो करनी है, दूसरी तरफ जो आपने राइट्स की सीखी वो करनी है। तो भी कोई दिक्कत नहीं सर, कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 देखना, लास्ट क्वेश्चन जो करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों फॉर योर एग्जाम्स। क्या कह रहे हैं देखो, फॉलोइंग नोट्स पर्टेन्स टू द बैलेंस शीट ऑफ मार्स कंपनी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022। तो आपको बस कुछ नोट्स के अकाउंट्स बता रहा है। ऑथराइज कैपिटल बता रहा है 50,000, 12% प्रेफरेंस शेयर है 10 रुपए के 5 लाख के, 5 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपए के 50 लाख के, टोटल ऑथराइज कैपिटल है 55 लाख रुपीज। इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में क्या है? 50,000, 12% प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए के फुल्ली पेड इशू कर रखे, मतलब सारे के सारे प्रेफरेंस शेयर इशूड है 5 लाख के, और 4,000 शेयर्स 10 रुपए के 8 रुपए पेड अप इशूड है। तो ये 8 रुपए पेड अप है, ठीक है, तो 4 लाख इंटू 8, तो इनकी पेड अप वैल्यू कितनी हो गई? 32 लाख रुपीज। ठीक है, अच्छा मेरा ऑथराइज कैपिटल 5 लाख था इक्विटी शेयर का, उसमें से 4 लाख इक्विटी शेयर ही इशू है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व दे रखा है, ये फ्री रिजर्व है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व दे रखा है, ये आप बोनस के लिए यूज कर सकते हो। सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश है 2,75,000, मतलब कंपनी लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो कुछ भी हो, कोई टेंशन नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी बोनस के लिए यूज किया जा सकता है। रीवैल्यूएशन रिजर्व दे रखा है बच्चों। रीवैल्यूएशन रिजर्व अक्सर क्वेश्चन में आपको देगा, लेकिन याद रखना मैंने आपको बताया था रीवैल्यूएशन रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड फॉर बोनस इशू। ठीक है, और इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, दिस अगेन अ फ्री रिजर्व। ठीक है, ये भी फ्री रिजर्व के अंदर आता है। कहता हूं 1 अप्रैल 2022 द कंपनी हैज मेड फाइनल कॉल एट 2 रुपीज ईच ऑन 4 लाख शेयर्स। तो ऊपर जो अगर आपको याद हो 4 लाख इक्विटी शेयर्स जो इशूड एंड सब्सक्राइब थे, इसमें 8 रुपए ही पेड थे, मतलब ये पार्टली पेड अप था। तो 2 रुपए का फाइनल कॉल हमने इन 4 लाख शेयर्स में मंगवा दिया। द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड ऑन 25 अप्रैल 2022। तो जहां पे डेट्स दे रखी हैं तो जर्नल एंट्री बस डेट्स के साथ करनी है, इतना ध्यान रखना है। तो फाइनल कॉल का पैसा हमें 25 अप्रैल को मिल गया। देयर आफ्टर ऑन 1 मई 2022 द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व्स। 1 मई 2022 को कंपनी ने रिजर्व्स कैपिटलाइज करने का सोचा बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेड। तो 4 लाख शेयर्स हैं,
हर 4 के बदले एक हमने बोला कि हम बोनस में इशू करेंगे, तो टोटल बोनस शेयर्स कितने इशू करेंगे? 1 लाख के। ये हमेशा फुल्ली पेड अप ही होता है, तो कितने रुपए के बोनस शेयर्स इशू हो जाएंगे? 10 लाख रुपए के। ठीक है। इट डिसाइडेड दैट देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व। ये बोले ना बोले, हम अपने आप से ही कोशिश करते हैं कि हम फ्री रिजर्व को कम से कम छेड़े। इसका मतलब ये है कि पहले सीआरआर यूज कर लेंगे क्योंकि वो यूज कर सकते हैं, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यूज कर लेंगे क्योंकि वो भी कलेक्टेड इन कैश है, और उसके बाद जो बचेगा उसको हम फ्री रिजर्व से इशू करेंगे, या उसके लिए हम फ्री रिजर्व यूज करेंगे। ठीक है। ऑन 1 जून 2022 द कंपनी इशूड राइट शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेड। इसके बाद बोनस होने के बाद 1 जून 2022 को अब कंपनी ने बोला कि हम राइट शेयर्स भी इशू करेंगे एट द रेट ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। ठीक है। तो नंबर ऑफ राइट शेयर्स की कैलकुलेशन मैं बाद में कर लूंगा बच्चों, जब हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे। मैं आपके साथ ये जनरल एंट्रीज वाला क्वेश्चन है वो करता रहूंगा, तो एक कैलकुलेशन मैं आपको वहीं पे बता दूंगा। हेल्ड ऑन दैट डेट एट इशू प्राइस ऑफ 12 रुपए। देखो यहां 12 रुपए हो गया, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, लेकिन हम राइट इशू कर रहे हैं 12 रुपए पे, तो यानी 2 रुपए का प्रीमियम है। अच्छा, नंबर ऑफ राइट शेयर्स निकालने के लिए बस ध्यान रखना, पुराने 4 लाख शेयर से प्लस 1 लाख बोनस शेयर्स और आ गए, तो अब टोटल 5 लाख शेयर्स हो गए। तो अब उन 5 लाख शेयर्स पे आपको राइट शेयर्स की कैलकुलेशन करनी है। ऑल द राइट शेयर्स वर एक्सेप्टेड बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एंड द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड बाय 20 जून। सारी चीजों का आपको डेट बता दिया भाई, 20 जून को राइट शेयर्स का पैसा मिल गया। हमको तो भाई 1 जून की कोई एंट्री नहीं करनी, कंपनी ने राइट शेयर्स इशू करे उसकी थोड़ी कोई एंट्री होती है। कंपनी ने अधिकार दे दिया, अधिकार देने की थोड़ी एंट्री होती है। जब वो अधिकार दिया, राइट शेयर दिया, उसके बदले में शेयर होल्डर ने राइट शेयर्स खरीदे, सब्सक्राइब करे, उसकी एंट्री कंपनी करेगी। क्लियर हो रहा है? अच्छा, शो नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर बोनस एंड राइट इशू। भाई कंपनी क्वेश्चन चाहता तो यहाँ पे आपसे बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी बनवा सकता था जैसे बनवाता है, उसने तो सिंपल बोला जनरल एंट्रीज करके बताओ। सो इजी। आओ चलो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6। तो वैसे बच्चों है कुछ नहीं, जान नहीं है सवाल में भी। तो सबसे पहले देखो 1 अप्रैल को क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे कहानी में हो रहा है डेट वाइज वैसे वैसे आपको काम करना है। पहले हमें शेयर फाइनल कॉल मंगवाना है, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो 4 लाख शेयर्स हैं, 2 रुपए की फाइनल कॉल मंगवाई, तो टोटल कितना पैसा मंगवाया हमने? 8 लाख। यस, ये तो हम कई सारे क्वेश्चंस में लास्ट लेक्चर में कर भी चुके थे, है ना। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला था कि फाइनल कॉल का पैसा कब मिला? 25 अप्रैल को मिला। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो 25 अप्रैल को हमें 8 लाख रुपए का जो फाइनल कॉल है बेसिकली वो पैसा मिल गया। ठीक है। यस। उसके बाद अगला फिर क्या हुआ? फिर कंपनी ने बोनस अनाउंस किया, मतलब बोनस कह सकते हो, सैंक्शन किया, जो हम कहते हैं ना सैंक्शन, वो किया 1 मई को। तो यहां पे हर चीज की डेट बता रखी है बच्चों, तो ध्यान से करना। 1 मई को कंपनी ने बोनस इशू करा। ठीक है। तो मैं 3 लाइन की या 4 लाइन की जगह छोड़ के लिखता हूं टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। क्यों कर रहा हूं अभी समझ आ जाएगा। जैसे समझदार बच्चों को तो समझ आ भी गया होगा, नहीं तो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। कितने रुपए के बोनस शेयर इशू कर रहे हैं भाई, ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया था। देखो 10 लाख, तो ये मैं दोबारा नहीं कर रहा, कैलकुलेशन करके दिखा नहीं रहा। 4 लाख शेयर थे, हर 4 के बदले 1 बोनस शेयर था, तो टोटल नंबर ऑफ बोनस शेयर थे 1 लाख इंटू 10 रुपीज फेस वैल्यू की। बोनस शेयर हमेशा फुल्ली पेड इशू होता है, तो ये 10 लाख रुपए हो गया। तो यहां मुझे 10 लाख रुपए के बोनस शेयर इशू करने हैं। अब मुझे कम से कम फ्री रिजर्व्स को टच करना है। ऐसा क्वेश्चन ने बोला भी था, नहीं भी बोलता तो भी एक लॉजिकली कॉमन सेंस, हम एक ऐसा प्रूडेंट इंसान जो काम करते हैं उसमें हम यही बोलते हैं कि यार पहले जो स्पेसिफिक रिजर्व्स है जिनको कहीं और यूज ही नहीं कर सकते, पहले उनको खत्म करो, क्योंकि वो बोझ है एक प्रकार से। अगर आप ऐसे सोचोगे कि उसका कोई और यूज नहीं है, फ्री रिजर्व्स तो हम कैसे भी यूज कर सकते हैं। समझ आ रही है? तो सबसे ज्यादा जो हमारे पास जितने भी रिजर्व्स का ऑप्शन है उसमें सबसे गंदा रिजर्व है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, क्योंकि इस ब्रह्मांड में भाई कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व तो सिर्फ बोनस के लिए इशू हो सकता है, इसका और कोई यूज नहीं है पूरे ब्रह्मांड में। इसको तो कोई भी यूज नहीं कर सकते, कहीं और यूज नहीं कर सकते, तो पहले इसको छुट्टी करो इसकी। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व मेरे पास 2,40,000 का है, तो ये
पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे मेरा बोझ है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का है। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम के भी रिस्ट्रिक्टेड 5 यूजेस ही हैं जो सेक्शन 52 में दिए गए हैं, है ना। हालांकि इसके एक से ज्यादा यूज है, लेकिन है तब भी रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ मतलब यूज ही है उसके, तो वो भी खत्म करो भाई। तो मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने रुपए का पड़ा हुआ है? 2,75,000। अच्छा, क्वेश्चन ने वैसे मेंशन तो नहीं करा था ये लिस्टेड कंपनी है कि अनलिस्टेड कंपनी है, लेकिन अगर ये लिस्टेड कंपनी भी है तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम इज कलेक्टेड इन कैश। तो चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, आप सिक्योरिटीज प्रीमियम यहां बिंदास यूज कर सकते हो, ठीक है। कभी ये क्वेश्चन कहते हैं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट कलेक्टेड इन कैश, तो मतलब क्वेश्चन वाला आपसे टेस्ट करवा रहा है आपकी नॉलेज। तो जैसे कंपनी का नाम है मार्स कंपनी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो दिस कैन बी लिस्टेड ऑल्सो, दिस कैन बी अनलिस्टेड ऑल्सो। और यहीं पे अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट कलेक्टेड इन कैश लिखा होता तो उस केस में फिर आपको एक सही अजम्पशन लेनी पड़ती कि लिस्टेड कंपनी होगी तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं करेंगे, लेकिन यहां पे तो कलेक्टेड इन कैश है तो कोई दिक्कत ही नहीं। उसके बाद आप जनरल रिजर्व और पीएनएल को बच्चों कैसे भी यूज कर सकते हो। मैंने बोला है आपको कि आपका जो आईसीआई है वो जनरली पहले जनरल रिजर्व को प्रेफर करता है यूज करना, तो हम भी वही यूज करेंगे। तो जनरल रिजर्व मेरे पास कितने रुपए के पड़े हुए हैं? जनरल रिजर्व है हमारे पास 1,60,000 के शायद, तो जनरल रिजर्व है 1,60,000 के, तो ये भी अभी अभी पूरे भी यूज हो जाएंगे, क्योंकि मेरे को तो पूरे 10 लाख चाहिए, तो अभी तो ये सब मिला के 10 लाख हो ही नहीं, तो इसका मतलब बैलेंस मुझे कहां से यूज करना पड़ेगा? पीएनएल से। तो बस बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। तो कितने रुपए की बैलेंसिंग फिगर बच गई? 3,25,000। 3,25,000 क्लियर हो गया? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया, नो टेंशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोनस तक की कहानी हो गई। अच्छा, यहां पे आपको नरेशन याद रखना, बीइंग बोनस सैंक्शनड, ये आपको यहां पे लिखना होता है, ठीक है, वर्ड ध्यान रखना, बीइंग बोनस सैंक्शनड। चलो, उसके बाद बोनस शेयर्स इशू करने की भी शायद डेट दे रखी थी क्वेश्चन में, दे रखी थी क्या कोई एग्जैक्ट डेट कि शेयर्स किस दिन अलॉट हुए? इशू नहीं दे रखी थी, तो सेम डेट पे हम एंट्री कर देंगे, May 1 को ही, May 1 को। अब हम बोनस शेयर इशू कर देंगे, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख। तो बोनस तक की कहानी खत्म। तो आई होप पहले आपको बोनस वाला पार्ट ठीक ठाक ढंग से बिल्कुल रिवाइज हो गया होगा, बिल्कुल 100% क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमने 30 जून को क्या करा? 30 जून को या 20 जून थी, क्या डेट थी एक बार चेक कर लेते, 20 या 30 कुछ थी, ऐसी थी। 1 जून को अच्छा राइट शेयर्स हमने अनाउंस करे, लेकिन एक्चुअली में पैसा कब आया उसका? 20 जून को। तो हम जो जर्नल एंट्री करेंगे वो 20 जून की ही करेंगे। क्या एंट्री होगी? पहले मैं एंट्री लिख देता हूं, देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़ी सी जगह छोड़ के, ताकि हम ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखा देंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और क्योंकि 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इश्यू कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स सिक्योरिटीज प्रीमियम फिर से आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब नंबर ऑफ बोनस, नंबर ऑफ राइट शेयर्स कितने होंगे? ये राइट शेयर्स की बात हो रही है, तो बहुत ही सिंपल है भाई। देखो, ओरिजिनली 4 लाख शेयर थे, बोनस शेयर जब और आ गए तो 1 लाख से बढ़ गए, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अब मेरे पास हो गए 5 लाख। और किस रेशियो में राइट शेयर्स हम इशू कर रहे हैं? 2 फॉर एवरी 5, 2 फॉर एवरी 5, हर 5 के बदले 2। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 5, 1, 2, ये आ गए नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख। वेरी सिंपल। और ये सबके सब सब्सक्राइब हो गए, ये सबके सब सब्सक्राइब हो गए। तो 2 लाख ये बैंक में आ जाएगा 12 रुपए के हिसाब से, कितना? 48 लाख। 12 टू 24 आएगा, सॉरी। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में फेस वैल्यू जाएगी, तो 2 लाख शेयर्स हैं इंटू 10 रुपीज। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्या आ जाएगा? 2 लाख इंटू 2 रुपीज, 2 रुपए का प्रीमियम है, तो ये कितना आ गया? 20 लाख। ये आ गया 4 लाख। डन, सिंपल, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका यहां समाप्त हो गया। बाकी फॉर्मेट, नरेशन वो तो आप कर लोगे। यही अगर क्वेश्चन बच्चों आपसे बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट भी मांग लेता, हो सकता है क्वेश्चन वाला आपसे बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट भी मांग ले,
तो मैं बना नहीं रहा, देखो मैं आपको एक्सट्रैक्ट बनवाना सिखा चुका हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता अगर इस सवाल में आपको बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट भी बनाना होता। पहली बात, जब आप शेयर कैपिटल की बात करते तो अब अगर आप इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखोगे आफ्टर राइट इशू 5 लाख तो बोनस तक हो गए थे, बोनस तक ही 5 लाख हो गए थे, प्लस 2 लाख और हो गए, तो अब हमारे पास 6 लाख इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे आफ्टर राइट इशू। और क्वेश्चन में जो ऑथराइज कैपिटल गिवन था वो कितने शेयर्स का था, 5 लाख। तो पहले तो आपको बैलेंस शीट बनाते वक्त नोट डालना पड़ता, वही जो आपको सिखा रखा है कि इट इज अज्यूम्ड कि नेसेसरी रेजोल्यूशन वाज पास टू इंक्रीज द ऑथराइज कैपिटल टू जितना भी है 7 लाख। ठीक है, 5 पहले हैं प्लस 2 और हो गए तो 7 लाख हो गए बल्कि, है ना, तो 7 लाख है ना। तो आपका ऑथराइज कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर्स उतना ही रहता और इक्विटी शेयर जो होता है वो 7 लाख हो जाता। ठीक है, और इशूड एंड सब्सक्राइब्ड में अगेन प्रेफरेंस उतना ही रहता और इक्विटी शेयर्स आपके 7 लाख शेयर हो जाते, सारे फुल्ली पेड अप, सब फुल्ली पेड अप होता। रिजर्व्स एंड सरप्लस की अगर मैं बात करूं उसका नोट बनाते आप तो क्या होता, किस बात का ध्यान रखते हैं, देखो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व पूरा खत्म हो जाता, सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा खत्म हो जाता, नहीं सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा खत्म नहीं होता, अभी बताता हूं क्यों। जनरल रिजर्व की अगर मैं बात करूं ये पूरा खत्म हो जाता और रीवैल्यूएशन रिजर्व एज इट इज रहता क्योंकि इसको तो हमने टच ही नहीं किया। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हमने कितना यूज किया, एक मिनट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हमने कितना यूज किया, अरे भाई आजा जल्दी, तो पीएनएल अकाउंट में से हमने कितना यूज किया था, 3,25,000 है ना। तो इसमें से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसमें से 3,25,000 कम हो जाता। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम की अगर मैं बात करूं तो ये 2,75,000 तो हमने पूरा यूज कर लिया था, लेकिन जब हमने बाद में राइट इशू करा तो वापस से सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया कितने रुपए का, अगर आप यहां देखोगे तो वापस से सिक्योरिटीज प्रीमियम मेरा 4 लाख रुपए का आ गया। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम मेरा यहां पे 4 लाख से वापस बढ़ जाता, तो मेरा मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम फिर से 4 लाख रुपए पे आ जाता। ठीक है, तो सीआरआर पूरा खत्म, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 4 लाख आता, जनरल रिजर्व पूरा खत्म, रीवैल्यूएशन रिजर्व में 1 लाख आता, पीएनएल अकाउंट में 16 लाख में से 3,25,000 माइनस हो जाते, तो कितने बचते, ये बच जाते 12,75,000। बात समझ में आ गई। तो अगर बैलेंस शीट मांग भी लेता है, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट ही मांगता पहली बात, तो कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। बोनस इशू, राइट इशू, मैंने राइट इशू पे बहुत डिटेल्ड आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देने की कोशिश करी। तो बच्चों अगर ये लेक्चर हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में मुझे अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में जिसमें हम एक और कोई नया चैप्टर उठाएंगे। तो अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम बहुत जल्दी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।